कि उद्धव ठाकरे जी की बीवी का नाम भी आया था, उसके बाद वर्षा राउत जी का नाम आ रहा है, उसके बाद इनके जो प्रवीण राउत हैं उनका नाम आ रहा है, उसके अलावा जो शिवसेना के लीडर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं अनिल परब, उनका नाम आया था। मतलब एक एक करके शिवसेना का हर एक गुर्गा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और करप्शन में तो लिप्त है ही, साथ साथ धांधलेबाजी में भी लिप्त है। मैं ये सोचना चाह रहा हूँ कि ये अगर पहली बार सत्ता में आए हैं तो इन लोगों का ये हाल है। गलती से ये कांग्रेस की तरह अगर पिछले 70 साल में होते तो मेरे को लग रहा है इन्होंने यहाँ पे जो घर हैं लोगों के वो भी बिकवा दिए होते, केवल गबन करने के लिए। नाम लिया जा रहा है आपके करीबी प्रवीण राउत का, जो 4300 करोड़ का घपला करके हमारे देश की जनता का पैसा, जो मेहनत की कमाई का पैसा पीएमसी में जमा कर रही थी, उसका घपला करके खा के डकार के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो आपके पिताश्री छोड़ के नहीं गए थे या आपकी बीवी उसको दहेज में नहीं लेके आई थी, तो वो पैसा हमारे देश की जनता वापस ले मांग रही है और ये काम हमारी ईडी अच्छे से कर रही है। और अगर आपको इस बात से दिक्कत हो रही है तो आपको दिक्कत होती रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अगर आप बदजुबानी पे उतर के आएंगे, चाहे वो हमारी सेंट्रल एजेंसीज के लिए हो या हमारे देश के अभी सेंटर में चलने वाली कोई भी सरकार के अगेंस्ट हो, तो आपको आपकी औकात दिखाने का मादा हमारे देश की जनता रखती है। आपको इतना रगड़ा जाएगा कि आप मुंह खोलना ही भूल जाएंगे। आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि आपको बोलना क्या है और बोलना क्यों है। तो आपको बोलने की ज़रूरत क्या है? जब आपको इतनी सद्बुद्धि नहीं दी है भगवान ने, आपको मालूम है कि आपके अंदर कुबुद्धि का पूरा कलेश बैठा हुआ है, आपके गुरु उद्धव ठाकरे जी हैं, आपकी माता जी माइनो एंटोनियो है, तो आपको तो मुंह खोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें, कुछ कुत्तों की आदत होती है कि वो भौंके बिना नहीं रह सकते। उसी तरीके से हमारे कुछ मंत्रियों की ऐसी आदत बन गई है कि जब तक उनके मुंह से कुछ उल्टा सीधा ना निकले तब तक उनका पूरा दिन अच्छा जाता नहीं है। और हम लोगों का अब ये नियम बन चुका है कि सुबह ये गाली देंगे और रात में हमें इनको गालियां वापस देनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे देश की जनता उधार किसी का नहीं रखती। आप चाहे अपनी सरकार से को देख लें, चाहे आप अपनी मातोश्री की सरकार को देख लें, जिन्होंने 70 साल यहाँ बैठ के हमारे देश की जनता को लूटने की कोशिश करी। उसके बाद जब हमारे देश की युवा पीढ़ी जागी तो हमने उठा करके उन मातोश्री को इटली का रास्ता भी दिखा दिया। तो अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत बड़े राजभक्त हैं या राजनेता हैं या आपकी बातों से बहुत फर्क पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी औकात तभी तक है जब तक आप एमपी हैं। जिस दिन आपके पास से वो टैग हट गया, आप एक आम इंसान हो जाएंगे। और आम इंसान की औकात कितनी होती है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी औकात आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है, क्योंकि आप उसका शोषण बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और अगर आपको ये लगता है कि ये सब गबन करने के बाद आप हमारे देश में से भाग जाएंगे या हमारे देश में आराम से रह पाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। गबन करने वाला चाहे वो नेता हो, कॉरपोरेट सेक्टर का हो, बड़ा से बड़ा व्यापारी हो या हमारे देश का कोई मंत्री हो, गबन करेगा तो उसकी तत्काल जो सजा उसको मिलनी चाहिए वो मिलेगी और उसको अंदर ठूसा जाएगा जेल में। फिर चाहे उसके बीवी बच्चों का नाम आए, चाहे उसके रिश्तेदारों का नाम आए, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। और आप एक बात समझिए, संजय राउत ये बोल रहे हैं कि इनका नाम नहीं है उसमें। भैया आप वो इतना तो दिमाग आपको दिया ही होगा जिस इंसान ने आपको नेता बनने का आइडिया दी कि आप नेता बनो, कि भैया अपनी असल इनकम आप मत दिखाइएगा, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत सारे घपले कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी बीवी बच्चों को तैनात रखिएगा कि भाई तुम लोग करना घपले मेरे नाम से और मैं बचा रहूँगा और मैं राजनीति में भी बना रहूँगा। भाई साहब ये हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की जनता, वो भी नई पीढ़ी यूथ, अब इस हिंदुस्तान की डोर को अपने हाथों में ले चुकी है कि आपकी ये सब छोटे मोटे जो ट्वीट्स आप कर रहे हैं उठा करके, उससे कोई किसी को फर्क पड़ेगा? अगर इससे कोई खुश हो रहा होगा तो वो आपके अब्बा हुजूर जो जरूर हो सकते हैं, जो आपके राजनीति के अब्बा हैं, वो खुश हो जाए। बाकी यहाँ जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ट्विटर पे कुल मिला के 3 करोड़ की आबादी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 करोड़ होगी। उतनी आबादी हमारी दिल्ली में है। यहाँ पे बम फूटता है तो नहीं पता चलता है, तो क्या पता चलेगा तुम्हारे ट्विटर पे उल्टे सीधे बयानबाजियों से? इतनी छोटी मानसिकता के साथ तुम पैदा हुए हो, क्या तुम्हारे घर वालों ने कभी इस बात पे तुमको समझाया नहीं? या आपकी परवरिश किस तरीके की रही है, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। ऐसी बातों को लेकर के आम जनता में, आम परिवारों में बच्चों की कुटाई हो जाती है। ये बंदा इतना मुंहफट है, या तो ये पैदा ऐसी जगह पे हुए हैं जहाँ पे सिर्फ गुंडे गुंडे रहते थे, तो इनको उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना आता है। और अगर इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े गुंडे हैं, तो ये बात आप
भूल रहे हो कि इस देश के अंदर गुंडा भी हमारे देश की जनता है, जज भी हमारे देश की जनता है और सरकार भी हमारे देश की जनता है। अपने आप को देश की जनता के ऊपर रखना बंद कर दो, नहीं तुम्हारा वो हाल होगा कि गुमनामी में कहाँ सड़ रहे होंगे तुम्हें खुद नहीं पता होगा। हाँ जी अंकुर भाई, वहीं हमने देखा है कि इतने समय में प्रताप सरनाइक जो इन्हीं की पार्टी के एक नेता हैं, उसके बाद उद्धव ठाकरे की बीवी भी कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसी थी। उसके बाद अब हम देख रहे हैं संजय राउत की वाइफ, उसके बाद संजय राउत के करीबी मित्र। तो ये सारे जितने भी लोग हैं ये सभी कहीं ना कहीं शिवसेना से रिलेटेड हैं या फिर शिवसेना में ही हैं। तो हम कैसे देख सकते हैं कि आगे और कई सारे नाम हमें आगे देखने को मिलेंगे और इन सब चीज़ों में कोई टिप्पणी नहीं करते कोई भी नेता? देखिए ऐसा है, सरनाइक जी के बेटे को ईडी बाकायदा घर से उठा करके लेकर के गई थी बड़े सत्कार के साथ, ठीक। उसके बाद आपने जैसा कि कहा कि उद्धव ठाकरे जी की बीवी का नाम भी आया था, उसके बाद वर्षा राउत जी का नाम आ रहा है, उसके बाद इनके जो प्रवीण राउत हैं उनका नाम आ रहा है, उसके अलावा जो शिवसेना के लीडर हैं अनिल वानखेड़े उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका नाम आया था। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं अनिल परब, उनका नाम आया था। मतलब एक एक करके शिवसेना का हर एक गुर्गा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और करप्शन में तो लिप्त है ही, साथ साथ धांधलेबाजी में भी लिप्त है। मैं ये सोचना चाह रहा हूँ कि ये अगर पहली बार सत्ता में आए हैं तो इन लोगों का ये हाल है। गलती से ये कांग्रेस की तरह अगर पिछले 70 साल में होते तो मेरे को लग रहा है इन्होंने यहाँ पे जो घर हैं लोगों के वो भी बिकवा दिए होते केवल गबन करने के लिए। अगर ये पहली बार आकर के इनका ये हाल है तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि शिवसेना की पार्टी हमारे देश की सत्ता के गलियारों में आई किस लिए है। क्या ये इसलिए आई है कि यहाँ से पैसा इकट्ठा करके कराची जा करके उनको दे सके ताकि वो आतंकवादियों को सप्लाई कर सके, या ये इसलिए आई है कि हमारे देश के टुकड़े कर सके, जैसा कि संजय राउत ने भी कहा था अपनी एक लेख में या अपने एक बयान में कि वो रशिया की तरह टूट जाएगा। तो आप ये समझिए शिवसेना की जो पार्टी है वो ड्रगिस्टों को बचा रही है, बॉलीवुड वालों को बचा रही है, आतंकवादियों के साथ खड़े हुए इनके अब्बा शाहरुख खान को बचाती है, हर एक ह्यूमन ट्रैफिकर वहाँ बैठा हुआ। और संजय राउत को ये बात अच्छे से जब पता होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ़ नहीं है। हम ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वहाँ पे जितने भी कुकर्म होते हैं, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाहे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, चाहे सेक्स ट्रेड हो, चाहे वहाँ पे ड्रग्स का बिजनेस हो, हर एक चीज़ की जानकारी ही नहीं सिर्फ शिवसेना को है, बाकायदा उसका कुछ हिस्सा भी ये पार्टी खा रही है वहाँ बैठ के। इसी वजह से इनके पास इतने बड़े बड़े गबन करने की हिम्मत आ रही है। नहीं तो आप सोचिए जो पार्टी पहली बार सत्ता में आती है उसका सबसे पहला कोशिश ये होती है कि वो जनता की सेवा करके अपनी इमेज अच्छी करे, लेकिन ये पार्टी गंदगी पे गंदगी मचाए जा रही है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को सेव करने के लिए ये पूरे देश की जनता की मेहनत की कमाई डुबोने में लगे हुए हैं। लेकिन ये बात ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर बच्चे तुम्हारे हैं तो बच्चे हमारे देश में और भी पल रहे हैं, और उन बच्चों की खातिर अगर हमारे देश की सेंट्रल एजेंसीज को तुम जैसे गुर्गों को अगर जेल में ठूसना पड़ गया तो वो ठूसा जाएगा। आप देखिए इन्होंने एक से एक के बाद एक इनके सारे के सारे गुर्गे बाहर आते जा रहे हैं। ड्रग केस सुशांत के टाइम से ऐसा खुला है कि उसके बाद एनसीबी और ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसीज काम करने लगी हैं। आप नहीं जान सकते कि हो सकता है रॉ और एनआईए भी काम कर रही हो, क्योंकि जितनी भी ये ड्रग्स की फंडिंग हो रही है, जो ड्रग्स का पैसा आ रहा है, जो जा रहा है, जो लेन देन हो रहा है, वो केवल हमारे देश के अंदर सीमित नहीं है, वो हमारे देश से बाहर भी जा रहा होगा। और बाहर वो कौन सी कंट्रीज में जा रहा है ये आपको और हमको अच्छे से पता है, हमारे देश की जनता जानती है। तो अगर वो एक्सटर्नल ट्रेड हो रहा है और ये बात ईडी और एनसीबी के पास आ चुकी है तो कहीं ना कहीं इनके हाथ अब वहाँ तक भी पहुँचेंगे जहाँ इनके अब्बा हुजूर बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के अब्बा हुजूर के जो अब्बा हुजूर बाहर बैठे हुए हैं वो डरपोक इंसान जो हमारे देश में आने का हिम्मत नहीं रखता और जिसकी पतलून गीली हो जाती है केवल हिंदुस्तान की आर्मी का नाम सुनते हुए, उसको बचाने के चक्कर में और उसके धंधा पानी चलाने के चक्कर में ये सारे यहाँ पल रहे हैं। लेकिन इन सारे गटर छाप कीड़ों को उठा करके साफ करने का बीड़ा हमारी सेंट्रल एजेंसीज ने उठाया है और बाकायदा इन सब की सफाई करके पेस्टिसाइड से करके इनको बाकायदा बाहर फेंका जाएगा। इनकी ज़रूरत राजनीति के गलियारों में नहीं है, इनकी ज़रूरत है जेल में। मैं कहूँगा सबको उठा करके उनके ऊपर केस चला करके बाकायदा जब सारी छानबीन हो जाए उसके बाद इन सबको एक एक करके तिहाड़ की जेलों में ठूस दो और बाकायदा इनका
पूरा पब्लिश करा जाए कि इन लोगों ने क्या क्या कर्म करे हैं जिनकी वजह से इनको अंदर जेलों में ठूसा गया, तब हम मूवी बनाएंगे इन सारे गुर्गों के ऊपर।